जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक खास गेस्ट से, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने मार्केट की बात के सारे एपिसोड्स देखे हैं या हम लोग ऐसे ही मेहनत करे जा रहे हैं? सारे एपिसोड्स देखिए, स्पॉटिफाई पे सुनिए, आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा। अपना फेवरेट एपिसोड हमें बताइए ताकि हम लोग और मोटिवेटेड रहें आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो बात करते हैं आज के एपिसोड के खास गेस्ट आशीष सुमाया जी की, जो व्हाइट ओक कैपिटल एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। मिस्टर सुमाया को 20 से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में। उन्होंने महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया और फिर NMIMS मुंबई से मास्टर्स इन फाइनेंस किया। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल एएमसी के साथ उन्होंने डिफरेंट कैपेसिटी में काम किया, जैसे हेड ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 2013 में उन्होंने मोतीलाल ओसवाल मैनेजमेंट कंपनी को MD एंड CEO के रूप में ज्वाइन किया था। 8 साल तक मोतीलाल ओसवाल में काम करने के बाद 2020 में उन्होंने एज CEO व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया और अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं व्हाइट ओक कैपिटल में। मिस्टर सुमाया ट्रेनिंग, टीचिंग, राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग में रुचि रखते हैं और उन्हें ट्रैवलिंग करना भी काफी पसंद है। तो दोस्तों, पेन, नोटबुक और अपनी पानी की बोतल साथ में रख के बैठिए और नोट कीजिएगा आज के एपिसोड की खास लर्निंग्स और शेयर करिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। आज शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद आशीष सुमाया जी। आशीष सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। ग्रेट। पहले सर आप एक दूसरे शो पे आए थे, आज हमारा एक नया शो है मार्केट की बात। तो पहले आप आए थे म्यूचुअल फंड की बात पे, आज आप आए मार्केट की बात पे। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है हमारे वाले इस वाले शो पे। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। थैंक यू। ग्रेट सर। डायरेक्टली शुरू करते हैं ऐसी बात से जिसपे हर कोई जो है अभी चिंता जता रहा है। 2022 तो सर एक रोलर कोस्टर रहा ही है मार्केट के लिए, और 2023 में भी शुरू के 2 महीने तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल साइडवेज गए हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं हम लोग। तो क्या आपको आने वाला समय 2023 का कैसा दिख रहा है? अगर थोड़ी बहुत आप बताना चाहें रिटेल इन्वेस्टर्स को कि इस समय मार्केट में आप क्या सोच रहे हैं? नीरज जी, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि 2023 जो है वो 2022 जैसा नहीं रहेगा। जैसे मतलब कि हम्म, 2023 को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट कीजिए, मतलब इसमें कोई एक्यूरेटली फर्स्ट 6 मंथ सेकंड 6 मंथ ऐसे एक्यूरेट टाइमिंग तो होती नहीं है, बट अगर दो हिस्से में डिवाइड करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत तो जैसा आपने बताया काफी दुविधाजनक या काफी डिफिकल्ट शुरुआत रही है। लेकिन अगर आप सेकेंड हाफ में देखें या थोड़े समय बाद देखें तो मुझे लगता है ऐसा रहेगा नहीं। जैसे अगर मैं 2022 की आपने तुलना की तो 2022 का जिसको मैं बोलता हूँ कि एकदम बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं थका देने वाला मार्केट जिसको बोलते हैं कि आप 9 बजे राइट। आइए, 3-4 बजे जाइए, पूरा दिन निकल जाता है, होता कुछ है नहीं। और कभी ऊपर कभी नीचे अगर आप देखें तो लास्ट सितंबर अक्टूबर 2021 में निफ्टी ने 18,400 का हाई बनाया था। उसके बाद आप देखिए जून जुलाई 2022 में हम 15,200 पे गए। फिर नवंबर 22 आते आते फिर से 18,900 और फिर ये बिलो बिलो 18,000, तो 1.5 साल निकल गया है। लेकिन मैं देख रहा था कि 1.5 साल निकल गया, लेकिन कंपनियों के अर्निंग्स, कंपनीज के कैश फ्लोज, मतलब देखिए कुछ कंपनी अच्छा करती, कुछ खराब करती, सेक्टर रोटेशन होता है, वो तो मार्केट का नॉर्मल मूवमेंट है। लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखें तो 18 महीनों से हम सेम लेवल पे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कंपनियों का ऑन एन एग्रीगेट बेसिस निफ्टी ईपीएस वगैरह आप देखें तो मेरे को लगता है 20-25% बढ़ गया होगा। और क्योंकि फंडामेंटल माहौल अच्छा है तो काफी सारी कंपनियों के कैश फ्लोज भी इतने ग्रो हुए हैं। तो क्या है कि अगर मैं आपको बोलता कि 33% करेक्शन हुआ है मार्केट में, ऐसा मैं अगर बोलूं तो लोग बिलीव नहीं करते। क्योंकि हम्म। आमतौर पे अगर आप किसी को बोलें 33% करेक्शन हुआ है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई निफ्टी गिरा होगा, सेंसेक्स गिरा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। यहाँ पे 1.5 साल से निफ्टी सेंसेक्स सेम लेवल में इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन हम्म। अर्निंग्स और कैश फ्लोज बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। तो उसमें भी 33% करेक्शन एक तरीके से वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है, इसलिए नोटिस नहीं किया किसी ने। लोग आमतौर पर हम्म। प्राइस करेक्शन नोटिस करते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा राइट। लग रहा है कि सारे चैलेंजेस, सारे इवेंट सब हो गया। अभी हम्म। का माहौल फिर भी चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप 2023 के फैग एंड पहुंचे या 3-6 महीने बाद देखें तो ऐसा माहौल मुझे नहीं लगता रहेगा। और मुझे तो इनफैक्ट हम्म। ऐसा लगता है कि जितने भी लोग पिछले थोड़े समय से फेंस पे बैठे हैं उनको एक्चुअली पैसा हम्म। लगाना चाहिए अभी। राइट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी दुविधाएं थी
एटलीस्ट जो हमें दिख रही थी वो जा चुकी हैं, और अब जो है कंपनीज के जो वैल्यूएशन है वो कैचअप करेंगे, जो कंपनीज के प्रॉफिट्स में बढ़ावा हुआ है, या जो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़े हैं, प्रॉफिट्स बढ़े हैं, जो उन्होंने कैपेक्स किया है, उसका हमें फल देखने को मिलने वाला है आने वाले 2023 के भाग में। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। राइट। एक आपने अभी बात करी सेक्टर रोटेशन की, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि सेक्टर रोटेशन जो है ना वो वोलेटिलिटी को भी मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जंप करते रहिए जैसे जैसे जिस सेक्टर की बारी आ रही है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आसान शब्दों में एक लेमैन आदमी के लिए समझना चाहूँगा, लेमैन के लिए मैं समझना चाहूँगा कि क्या होती है सेक्टर रोटेशन, और सेक्टर रोटेशन का क्या एक रिटेल इन्वेस्टर फायदा उठा सकता है? बहुत मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि चार्ली मंजर साहब जो इतने फेमस इन्वेस्टर हैं, इन्होंने एक बार बोला था हम्म। कि इफ यू हम्म। टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई, आई विल नेवर गो देयर। ये एक राइट। सरकास्टिक तरीका है बोलने का कि आप सही समय सही जगह पे इंटेंशनली नहीं पहुंच सकते। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एग्जांपल ले लीजिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयूज वगैरह है, 2022 में काफी इनका बोलबाला रहा। लेकिन अगर आप पीएसयूज को देखें तो 2021 के बजट के बाद से थोड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 2021 के बजट में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि आप डिसइन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, हम सबको प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि एयर इंडिया के सिवाय कुछ भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ। तो कायदे से तो पीएसयूज में पैसा नहीं बनना चाहिए था, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पैसा बना, फिर भी बहुत एक्साइटमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि भले प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ लेकिन वॉर आ गई। तो वॉर के चलते ऑयल, मेटल, एनर्जी, यूटिलिटी, कमोडिटी, जिसमें काफी प्रीपोंडरेंस है पीएसयूज का, तो ये सब चलने लगा। तो क्या है कि ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, ये बोलने के लिए नहीं दिया कि भाई पीएसयू में पैसा नहीं बनेगा। बोलने वाली बात क्या है कि किस कारण से पैसा बनेगा और किस कारण से सेक्टर का रुख बदलेगा, इसको आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। आप अगेंस्ट द साइकिल ले सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ ले सकते हैं, कुछ चीज सस्ती लगे वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अनलॉकिंग किस कारण की वजह से होगी, ये आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसका मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। 2017-18 में आईटी और फार्मा हेटेड सेक्टर्स थे, लेकिन 2019-20 में डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो गई, रुपया डेप्रिशिएट होने लगा, फिर कोविड आ गया, तो आईटी और फार्मा फेवरेट सेक्टर बन गए। तो रुपया हमको बोल के डेप्रिशिएट नहीं होता है और कोविड भी हमको बोल के नहीं आता है। तो ये बात ये है कि सेक्टर रोटेशन होता है मार्केट में, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना, पोर्टफोलियो को फंडामेंटली ग्राउंडेड रखना, यही चीजें हम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन सही रखना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना, यही चीजें हम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना, ये हम कर सकते हैं। लेकिन पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकते कि भाई अब तक ये सेक्टर चला, अब आगे जाकर के ये चलने लगेगा। आई थिंक वो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है। मैं तो कहूंगा कि कोई कंसिस्टेंटली ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। राइट। एंड आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े टूल्स हैं वो फिर भी कोशिश करते हैं, एंड आप कितनी हम्बली इसको एडमिट करने के करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैं बोलता हूँ कि नामुमकिन ही है। राइट सर? कोई अगर क्लेम करे भी, कोई बड़े दिग्गज लोग अगर क्लेम करे भी कि भाई हम हमेशा ये कॉल करते हैं, तो मानना नहीं चाहिए। राइट, राइट, ग्रेट। सर, हमारी टीम ने एक आपकी एक स्टेटमेंट निकाली जिसमें आपने बोला है कि जो इंडियन इक्विटीज हैं दे आर डांसिंग टू द ट्यून ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। मतलब बाहर जो है वो, जैसे पाइट पाइपर होता था ना, वो बज रहा है और इंडियन स्टॉक्स जो है वो नाच रहे हैं। राइट। तो लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इंडिया पे तो बहुत कम इम्पैक्ट आया है, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में इवेंट्स हुए हैं, चाहे फिर वो वॉर रहा हो, चाहे वो यूएस की रिसेशन रहा हो, बहुत कम इम्पैक्ट आया। तो आपको क्या लगता है कि कहीं कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक्स रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है बाहर की दुनिया से, और अगर है तो उसका कितना इम्पैक्ट वो लेते हैं? देखिए, लंबे अरसे में, मतलब लंबे अरसे का मतलब है 5 साल, 10 साल, एक डिकेड में अगर आप देखें, तो अल्टीमेटली हमारे बाजार में उतना ही रिटर्न बनेगा जितनी हमारी आर्थिक व्यवस्था में इजाफा होगा और जितना कंपनियों का अर्निंग और कैश फ्लो बढ़ेंगे। लेकिन छोटे अरसे, जैसे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसमें हमारा बाहर का कोरिलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो बोलने वाली बात यह है कि 5-10 साल का अरसा देखेंगे ना, तो बाहर के माहौल के साथ अपना कोरिलेशन कम होता है। क्योंकि लंबे ओके। अरसे में तो अल्टीमेटली हमारी अर्निंग्स बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेगी, तो हम वही रिटर्न देंगे जो हमारे अर्निंग्स और कैश फ्लो में दर्शाते हैं। लेकिन पिछले 3 महीने, पिछले 6 महीने में एक एग्जांपल देता हूँ कि अक्टूबर 2021 में जब हमने निफ्टी में पीक बनाया था, और फिर मई जून 2022 में हम सीधे 15,200 पे आ गए। मतलब अक्टूबर 2021 से लेके मई जून 2022 तक कुछ एक 15 से 20% का करेक्शन हुआ। लेकिन तब इंडिया के फंडामेंटल्स डिटीरियरेट नहीं हुए थे, फिर भी 15-20% करेक्शन आ गया।
तो वो तो यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी, यूक्रेन का वॉर, इन सब चीजों, और वो ग्लोबल करेक्शन था। अच्छा, 15,200 आया नीरज जी, तब हमको सबने बहुत ही साइंटिफिक रीजन दिए ना कि देखिए यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तेल का दाम 125 हो रहा है, अमेरिका तो देखो ब्याज दर बढ़ा रहा है, तो हम सब घबरा गए। लेकिन आप देखिए अगले 3-4 महीने में 15,200 का 18,900 हो गया। तो फिर तब वो नया हाई सब सारे बनाया। कारण कहाँ चले गए? सो क्या राइट। है कि शॉर्ट टर्म में तो वी आर फुल्ली कोरिलेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, लेकिन हाँ हम्म। लंबे अरसे में ये सब कोरिलेशन तोड़ के हम अपने फंडामेंटल्स को फॉलो कर सकते हैं। सो डू यू थिंक के लॉन्ग रन में, जैसे लॉन्ग रन की अभी आपने बात करी, इंडियन इक्विटीज जो है इंटरनेशनल इक्विटीज को बीट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारे फंडामेंटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे मैं आपको बताऊं कि 2010 से 2020 का जो दशक था, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया के लिए खराब था। ओके। 2000 से 2010 का जो दशक था, वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के मुकाबले इंडिया का बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस था। अच्छा, 2020 से 2022 देखें तो इंडिया का बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस है आउटसाइड वर्ल्ड के मुकाबले में। और अगर आप 2023 के पहले 1-1.5 महीना देखें तो बाहर का माहौल अच्छा है और हम थोड़े फ्लैट है, मतलब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैट एंड माउस चलता है, लेकिन लंबे अरसे में जैसा मैंने बताया कि हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% कंपाउंडेड है पिछले 30 साल में, और हमारे सेंसेक्स के अर्निंग्स ग्रोथ और सेंसेक्स के इंडेक्स का ग्रोथ भी 12 से 13% कंपाउंडेड है पिछले 30 साल में। और अगर मैं आपको, क्योंकि आप ग्लोबल बात कर रहे हैं तो रुपये में नहीं डॉलर में कंपेयर करना चाहिए, तो आप 5, 10, 15, 20 साल का अगर हिसाब निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि इन डॉलर टर्म्स यूएस के बाद ग्लोबली इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है। तो राइट। अल्टीमेटली क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले, क्योंकि अब जाकर के तो हम वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन भी बढ़ते जा रहा है, सेलिएंट होते जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी हमने आउट परफॉर्म किया है वर्ल्ड मार्केट्स को, और आगे जाकर के ये आउट परफॉर्मेंस एक्सेलरेट होगी। इसको आप 3-6 महीने के ऊंच नीच से मत देखिए, थोड़ा भी लंबा अगर 5 साल प्लस भी देखते हैं तो इंडिया आउट परफॉर्म करता आया है, और आगे मुझे ऐसा लगता है कि आउट परफॉर्मेंस की हमारी रेट इंक्रीज होगी, हमारा मार्जिन बढ़ेगा एक्चुअली। तो इंटरनेशनल इक्विटीज बेच के इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा देना चाहिए। नहीं देखिए क्या, सी हियर हियर वन हैज टू बी अ बिट मोर। देखिए अगर आप मुझे ऐसा बोले कि एक मार्केट लेना है किसी तरफ से, समझो मेरी मजबूरी है कि भाई आप, तो मैं नो डाउट आई विल ओनली इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन क्योंकि हमारे जो रेगुलेशन है लिबरलाइज हो गए हैं, और क्योंकि हमको दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली हमको ये देखना चाहिए कि इंडिया तो अच्छा कर ही रहा है, करेगा भी, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन कई साल ऐसे आते हैं जब इंडिया के मार्केट में शायद रिटर्न नहीं बनती है, लेकिन दूसरी मार्केट अच्छा कर रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन है। किसी मार्केट्स में कॉम्प्लीमेंटारिटी, मैं आपको इसका एक ही एग्जांपल देता हूँ कि जब तेल का दाम बहुत बढ़ता है तो हमारा मार्केट अच्छा नहीं करता है, करेक्ट। लेकिन तेल का दाम जब बहुत बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट के मार्केट है, ब्राजील के मार्केट है, ये अच्छा करते हैं एक्चुअली। तो देखिए कोई ना कोई कंट्रीज ऐसी हैं जो हमको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपोजर देती है, जैसे साउथ कोरिया और ताइवान के मार्केट्स जो हैं, ये टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स को रिलेटेड बहुत बढ़िया इनका एक्सपोजर है। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री मार्केट्स रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की सारी अपॉर्चुनिटीज का समावेश हमारे मार्केट में ही हो जाएगा। तो एक मार्केट का चॉइस मिलता है तो केवल इंडिया, लेकिन हम लोग सब लोग एक मार्केट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, थैंकफुली रेगुलेशन भी काफी इवॉल्व हुआ है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो में इंडिया आप रखिए 50, 60, 70, 80%, लेकिन टेक्नोलॉजी है, कमोडिटी है, ये सारे एक्सपोजर तो बाहर ही मिलते हैं ना आपको। राइट। एक क्वेश्चन से मैं थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ, और कोई ऐसा वर्ल्ड इंडेक्स नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा इंडिया का इंडेक्स फंड है, यूएस का हमारा इंडेक्स फंड है, ऐसे वर्ल्ड का कोई इंडेक्स फंड नहीं होना चाहिए जिसके अंदर बस पैसा इन्वेस्ट किया आपने पूरे वर्ल्ड की मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया? मेरे ख्याल में यूएस में है ऐसा, जैसे एमएससीआई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है एक। अब मुझे फ्रैंकली ये नहीं पता है कि इसके आई थिंक 1400-1500 स्टॉक है, जहां तक मुझे जो भी मैंने पढ़ा है, प्लीज डोंट टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट, एक्यूरेटली नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल में 1400 से 1500 स्टॉक का इंडेक्स है एमएससीआई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स। और शायद यूएस में इसके इंडेक्स फंड है भी। इंडिया में क्या है ओके। कि वर्ल्ड ओवर इन्वेस्ट करने में रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो इंडिया में नहीं अवेलेबल है। बट एमएससीआई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है, और मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका डेफिनेटली इंडेक्स फंड भी होगा, इन्वेस्टिंग अक्रॉस टॉप कंपनीज ग्लोबली। राइट। ग्रेट। अब से बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे मुझे पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, बट धीरे धीरे उनकी रेलेवेंस कम होती जा रही है, और वो है एफआईआई।
अभी एफआईआई ने हमने देखा कि बहुत स्टॉक्स जो है बेचे, और पहले जब एफआईआई स्टॉक बेचता था ना, एक एक अजीब सा डर बैठ जाता था लोगों के अंदर कि एफआईआई ने स्टॉक्स बेच दिए, और स्टॉक्स भी बिल्कुल एकदम जो है नीचे जाने लग जाते थे। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि एफआईआई के स्टॉक बेचने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। और आपने भी एक बात बोली थी कि एफआईआई जो है वो मतलब वो स्पेसिफिकली इंडिया के स्टॉक्स नहीं बेच रहे हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स के जो है वो स्टॉक बेच रहे हैं। तो जी। इससे क्या ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि वो सारे इमर्जिंग मार्केट्स के स्टॉक बेच रहे हैं, उसमें इंडिया भी आता है, या ये इंडिया वाले इसको कैसे देखें, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे देखें? नहीं सी, दो लेसन हैं इसमें। पहली बात ये है कि क्योंकि हमेशा एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप पूरी 30 इयर्स की, हम क्यों बात करते हैं बार बार, मैंने दूसरी बार 30 इयर्स का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 1991 में अपना मार्केट ओपन या लिबरलाइज हुआ था, इसीलिए 30 इयर्स का जिक्र राइट, आता है। राइट। लेकिन 30 इयर्स पहले अगर आप देखें ना, तो हमारी टोटल मार्केट कैप केवल 2 लाख करोड़ की थी नीरज जी, और एफआई होल्डिंग जीरो था। आज आप देखें तो मार्केट कैप मेरे ख्याल में 250 लाख करोड़ है, और एफआई होल्डिंग 20% है। तो लॉन्ग ट्रेंड तो यही बताता है कि भाई, अगर 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप 350 लाख करोड़ हो गया, और ऐसे मार्केट कैप में जो 30 साल में 150 गुना बढ़ा है, उसमें इनकी होल्डिंग 0 से 20% हो गई है, तो समझने वाली बात है कि भाई इन्होंने एक्सपोजर कभी बेचा ही नहीं है। दे आर कंटिन्यूसली ऑन अ राइजिंग मार्केट, दे आर कंटिन्यूसली बीन बाइंग मोर एंड मोर। और पूरा मार्केट कैप देखने के बजाय अगर आप फ्री फ्लोट देखें, मतलब गवर्नमेंट और प्रमोटर्स का हटा दीजिए तो 50%, तो 50% में 20% मतलब इनकी होल्डिंग 40% है हमारे मार्केट में एफ की। तो पहली बात राइट। तो ये है कि इन्होंने कंसिस्टेंटली अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, ये हुई लॉन्ग टर्म ट्रेंड। अब ठीक है, देयर विल बी सम क्वार्टर्स और सम मंथ्स जहाँ पे ये अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, सम क्वार्टर्स और सम मंथ्स जहाँ पे अपना एक्सपोजर घटा रहे हैं। तो 2020-21 में इन्होंने अपना एक्सपोजर बहुत बढ़ाया। 2022 में इन्होंने 20-22 बिलियन डॉलर बेचा, जहाँ पे हमारी बात हुई थी कि भाई ये लोग, क्या है कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में से अगर पैसा निकलता है, और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का 15-17% इंडिया है, तो जब ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से निकलेगा तो हमारा भी निकलेगा। एक ये है, और दूसरी बात क्या है कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के बकेट के अंदर इंडिया का रिलेटिव वैल्यूएशन कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसकी वजह से भी रीबैलेंसेस होते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में डेवलप मार्केट अच्छा कर रही है या ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट अच्छा कर रही है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का एक्सपोजर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सब छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस, 5-10 बिलियन डॉलर यहाँ वहाँ के डिस्टर्बेंसेस आते हैं। लेकिन लॉन्ग ट्रेंड तो यही बताता है कि दे आर नॉट सेलिंग एट ऑल। अगर आप थोड़ा 1-2 साल का नजरिया रखें, तो कंटिन्यूसली वो लोग अपना एक्सपोजर बढ़ाते चले जा रहे हैं एक्चुअली। आई थिंक एक बात तो सर इस पॉडकास्ट में बिल्कुल क्लियर हो रही है कि लॉन्ग टर्म जो है विजन रखा जाए तो इंडिया आपके लिए एक बड़ी अच्छी मार्केट है, राइट? एक्चुअली नीरज जी, लॉन्ग टर्म, और कई बार क्या होता है कि जब इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक है, जो हमको सुनते हैं, उनको लगता है कि यार ये लोग लॉन्ग टर्म बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या बात क्या है कि भाई, अगर आप कुछ चीज को टेलीस्कोप से देखेंगे, फिर उसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो डिफरेंस तो है ना, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हर चीज में हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी देते हैं और फिर नियर टर्म की भी बात करते हैं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड के लोगों को नियर टर्म में भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन पैसा तो लंबे अरसे को ध्यान में देखते हुए ही बनेगा। और अगर आपको मून पे जाना है तो टेलीस्कोप ही काम में आएगा, माइक्रोस्कोप तो काम में आएगा नहीं आपके। राइट, राइट। अब बात करते हैं सब म्यूचुअल फंड्स की। और म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो एक एक टारगेट होता है कि बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करना है म्यूचुअल फंड ने। हम हमेशा उसका कंपैरिजन भी ऐसे करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। स्पेसिफिकली लार्ज कैप फंड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उनका जो कोरिलेशन बनता है इंडेक्स के रिटर्न से, वो ऑलमोस्ट बराबर बनता है, यानी कहीं ना कहीं उनका रिटर्न और इंडेक्स का रिटर्न जो है सेम चल रहा होता है। तो आपको नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर्स जो है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज्यादा रिटर्न्स बना के दें, वो अल्फा क्रिएट करके दें? आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? नहीं, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई, अगर आप एक एक्टिव फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है, सबको पता है कि एक्टिव मैनेजर्स जो हैं, इनके फंड्स की थोड़ी बेसिस पॉइंट्स में फीस पैसिव फंड्स के मुकाबले ज्यादा ही होती है। तो अगर एक्टिव मैनेजर हैं, तो इन्होंने इंडेक्स को बीट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये भी सही है कि पिछले 2-3 साल में एक्टिव मैनेजर्स ने स्ट्रगल किया है। तो ये क्यों हुआ है और इसमें आपको क्या देखना चाहिए? मैं केवल एक सबमिशन रखूंगा कि मेरे करियर में मैंने एक्टिव पैसिव दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट भी किए, मैनेज भी किए हैं। तो मैं किसी एक साइड, एक तरफा आपको बयान कुछ नहीं दूंगा, बट एक एज ए रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड एज ए इंडस्ट्री प्रोफेशनल एक ही फूड फॉर थॉट में लोगों को हमेशा देता हूँ। सॉरी, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात क्या है कि जब भी प्लीज। आपसे कोई एक्टिव पैसिव की बातें करता है, तो 2-5 मिनट कन्वर्सेशन होने के बाद ना, तुरंत छठे मिनट पे बंदा इस पे आ जाता है कि भाई यूएस में तो अल्फा नहीं बन रहा है, तो हमारा भी राइट, देखो। राइट।
तो ये जो है ना, इससे मेरे को सख्त सख्त ऑब्जेक्शन है, क्योंकि यूएस का मार्केट और हमारा मार्केट का इवोल्यूशन और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। तो पहला बात ये क्लेरिफाई करता हूँ मैं कि यूएस का जो मार्केट है उसमें सबसे बड़े से बड़े पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिवर्सिटी के एंडाउमेंट फंड्स, ये सब। तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस हैं, और इंस्टीट्यूशंस ने अपना पिछले 20-30 साल में इंटरेस्ट रेट्स लो रहे हैं, तो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, और इंस्टीट्यूशंस ने अपना 65 से 70% पैसा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डाला है। ऑल्टरनेटिव मतलब क्रॉस ओवर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, ऑल्टरनेट फंड, रियल, मतलब ये जो यू नो बाय आउट फंड्स बोलते हैं, स्पैक्स बोलते हैं, ये सब में, राइट। दूसरी बात, यूएस में पिछले 25 साल में इक्विटी का जो मार्केट कैप है वो 13 ट्रिलियन से हो गया 40 ट्रिलियन, नीरज जी। मार्केट कैप पिछले 25 साल में यूएस में 3 गुना हो गया है। आप गैस कीजिए कि नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज जो हैं उसमें क्या हुआ होगा, इजाफा हुआ होगा कि घटौती हुई होगी? ऐसा सुन के तो लगता है कि इजाफा होना चाहिए। द नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज हैज बिकम हाफ। मतलब अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं या इक्विटी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तो यूएस में पिछले 25 साल में दो चीजें हुई है। मैक्सिमम पैसा इंस्टीट्यूशंस ने लगाया, और इंस्टीट्यूशंस ने अपना मैक्सिमम पैसा ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स में लगाया। और दूसरा इंफॉर्मेशन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि पिछले 25 साल में लिस्टेड इक्विटी का मार्केट कैप 3 गुना बढ़ा है, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज आधी हो गई है, आधी हो गया। दे बिकेम हाफ। US has half the listed companies than even India, by the way. Right. So this is just, I have given you दो डेटा पॉइंट मैंने आपको इसलिए दिए ये बोलने के लिए कि भाई यूएस में स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप कंपनियां घट रही हैं, और नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज भी घट रही है, और जितनी कंपनियां बच रही हैं वो मेगा कैप और लार्ज कैप है। तो एज ए एक्टिव फंड मैनेजर आप क्या करेंगे? अच्छा, लास्ट पॉइंट, यूएस में नीरज जी जब किसी नई कंपनी का आईपीओ आता है तो कैसी कंपनी का आईपीओ आएगा? आपको क्या लगता है किस तरीके की कंपनी की लिस्टिंग आएगी? विच सेक्टर? व्हाट इज योर गेस? इट विल बी द हाई-फाई स्टफ, राइट? न्यू एज, मतलब टेक, थोड़ा टेक हो, थोड़ा न्यू एज हो, टेक राइट। स्पेस, न्यू एज। हाँ, इंडिया में साहब जूते बनाने वाले का आईपीओ आ रहा है, राइट। सो सी द मार्केट स्ट्रक्चर, see the evolution, see the nature of investors, see the nature of investment that is happening. अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया इन किसी भी पैरामीटर्स पे कंपेरेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप ये बोल सकते हैं कि भाई लेकिन फिर भी इंडिया में अल्फा तो नहीं बन रहा ना, तो बोल क्या रहे हो? करेक्ट। सो क्यों पिछले 3 साल में इंडिया में अल्फा नहीं बना, क्यों स्ट्रगल किया? इसमें एक ही गैप है कि आज तक किसी ने एक सिंपल पीस ऑफ रिसर्च नहीं किया है कि भाई अगर आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जीडीपी ग्रोथ 2017 to 18, 18 to 19, we went down to 3.7% GDP growth from 6-7% एवरेज। हम लोग 3.7% पे आ गए थे FY 18-19 में, राइट। सो एंड 19-20 में, सॉरी 18-19, 19-20 में अवर जीडीपी ग्रोथ वाज 3.7%। पूरा जो दशक था 2010 to 2020, निफ्टी का अर्निंग ग्रोथ था 3% कंपाउंडेड। और आपने देखा कितने सारे डिसरप्शन हुए, बैंकों ने 10 लाख करोड़ के एनपीए लिख दिए, डिमोनेटाइजेशन, रेरा, जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड, ये सारा हुआ। ये सारी चीजें होने के बाद कोविड आया और हमारा जीडीपी ग्रोथ हो गया -7.6%, राइट। तो किसी ने आज तक इतना सिंपल रिसर्च नहीं किया है, किसी ने आज तक इतना सिंपल चीज नहीं सोचा है कि भाई एक्टिव फंड मैनेजर जो होते हैं ये बिजनेसेस खरीदते हैं जिसका अर्निंग ग्रोथ, कैश फ्लो ग्रोथ ब्रॉडर इकोनॉमी के मुकाबले बेटर होना चाहिए। अब आपकी जीडीपी ग्रोथ लगातार 3-4 साल में 3%, 5%, 3.7%, -7.6% होगी, और 3 साल के बाद आप प्री कोविड के लेवल पे वापस लौटोगे, तो जाहिर सी बात है कि एक्टिव मैनेजर्स, देखिए, व्हेन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बिकम्स वेरी नैरो, द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस विल बिकम वेरी नैरो एंड इंडेक्स परफॉर्मेंस आल्सो बिकम वेरी नैरो। अच्छा, लास्ट ऑब्जेक्शन को ये उठा सकता है तो भाई जो चल रहा है वो आप खरीदो ना। तो अगर आप आज मुझे पैसा देंगे तो उससे मैं क्या खरीदूंगा उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री का जहां 15-20 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस लगा हुआ है और उसके बाद अगर आर्थिक व्यवस्था में इतनी बड़ी क्षति पहुंचेगी और इंडेक्स का परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इतना नैरो हो जाएगा, तो आप कैसे पूरा कॉर्पस आप चेंज नहीं कर पाओगे। सो लास्ट 2-3 years अकॉर्डिंग टू मी इज एक्सेप्शनल। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यूएस बन गए। और मैं आपको एक लास्ट डेटा देता हूं कि स्ट्रगल का,
देखिए कोविड तो 2020 में है, मैं 2018-19 के आंकड़े दूंगा ना, आपको शॉक लगेगा कि 2018-19 के दो जो कैलेंडर ईयर्स हैं इसमें 80% of small cap stocks gave negative return, 60% of all mid cap stocks gave negative return, half of all large cap gave negative return, but Nifty gave 5% positive return. हम्म। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हम्म। बिल्कुल नैरो होता चला गया और इंडेक्स हम्म। परफॉर्मेंस भी नैरो होता चला गया, तो उससे एक्टिव मैनेजर्स की स्ट्रगल बढ़ गई। लेकिन पिछले 3 साल को अगर आप अगले 5-7 साल में एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे और सोचेंगे इंडिया इज बिकम यूएस, तो भारी गलती हो जाएगी। हम्म। राइट। राइट, मतलब मुझे सर, मतलब लेमैन के पॉइंट से मुझे ये समझ आता है कि ठीक है, 3 साल हमारे पास जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे एक्टिव फंड मैनेजर्स के लिए, बट अगेन यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अगले 4-5 साल में वो अल्फा निकालने की पूरी पूरी कोशिश लगी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो पिछले बनेगा, 3 साल में वो 5 साल में रिपीट होगा। बनेगा अकॉर्डिंग टू मी, यस। राइट। ओके। मेरी सर जब भी इस शो पे किसी से बातचीत हुई है तो 2-3 सेक्टर्स ऐसे दिखे हैं जिन पे हर कोई बुलिश दिखा है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, एंड स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स को लेके जो है बहुत ज्यादा बुलिशनेस दिखी है। जिस भी व्यक्ति से मेरी यहाँ पे बात आई है, काफी लर्नेड व्यक्ति यहाँ पे आते रहते हैं। तो आपका क्या थॉट है इन सेक्टर्स को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहता हूँ। सो नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप सही बोल रहे हैं, बैंकिंग आर्थिक व्यवस्था में ग्रोथ होगा, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी, और हमारे यहाँ पे तो क्रेडिट फुलफिलमेंट करने के लिए संस्थाओं की कमी रहती है। तो जो स्ट्रॉन्ग हम्म। बैंक है वो तो अच्छा करेंगे, उसमें मैं रिपीट नहीं करूंगा कुछ। लेकिन हम्म। बैंकिंग के जो ब्रॉडर सेंस में मुझे ऐसा लगता है कि जो कैपिटल मार्केट जिसको हम बोलते हैं नॉन लेंडिंग, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन नॉन लेंडिंग का क्या मतलब है? इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग कंपनी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये जो पूरा का पूरा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरमीडियरीज जिसको बोल सकते हैं आप, या कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा स्पेस जो है ये बहुत एक्साइटिंग रहेगा। इनफैक्ट राइट। एनएससी ने भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स निकाला था ना, जिसमें बैंकें नहीं है लेकिन दूसरे फाइनेंशियल हैं इसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेस एक रहेगा। दूसरा, मैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से भी सहमत हूँ मैं, क्योंकि एक सिंपल चीज मैं आपको बोलता हूँ कि अगले 10 साल में इंडिया जो है ये लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास कंट्री बनेगी। और जब एक कंट्री लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बनती है तो वर्ल्ड ओवर यही बताया गया है कि लोगों की सबसे अच्छी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है टू लुक बेटर एंड टू लिव बेटर। तो इससे राइट। हमेशा, तो ये दो चीज हो गए जो इंडिया के पर कैपिटा को लिंक्ड है, मतलब सेविंग, इन्वेस्टिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, एंड दूसरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसके अलावा मैं इतना ज्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, क्योंकि अगले थोड़े सालों में वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमेशा पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी का कोई ना कोई फैक्टर होती है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भी है, हमारी पॉपुलेशन भी यंग और वर्किंग एज में है, लेकिन पिछले 3 से 5 साल में गवर्नमेंट ने बढ़िया काम किया है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। देखिए अगर एक हमारे यहाँ पे एग्जांपल देंगे बढ़िया इसका टेलीकॉम, कैसे? प्रोडक्टिविटी का हाँ बहुत जी, सारे हाँ जी। एग्जांपल्स हैं। देखिए वी हैव वर्ल्ड का चीपेस्ट डेटा नेटवर्क हमारे यहाँ पे है, वर्ल्ड का बेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क हमारे यहाँ पे है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। अब हम अपने एजुकेशन पॉलिसी को सुधार रहे हैं, मतलब अब हम क्या बोल रहे हैं, पहले हम क्या बोल रहे थे कि भाई पहले तुम इंग्लिश सीखो, उसके बाद तुम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई तुमको जो भाषा समझ में आती है उसमें तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, इंग्लिश तुमको बाद में सिखा देंगे। इससे भी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ती है। जैसे मैं बड़े बड़े दिग्गजों को जानता हूँ जो बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन पहले 2-3 साल जब ये मुंबई वगैरह में आए तो अंग्रेजी में ही इनका टाइम वेस्ट हो गया। सो टीचिंग पीपल इन लोकल लैंग्वेज, गिविंग द बेस्ट ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे अभी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स में हो रहा है, इससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर जैसे अगर आप देखें, गवर्नमेंट जब हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप यहाँ मैन्युफैक्चर करिए, तो हम क्लियरली बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, असेंबली वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो प्रोडक्ट तो बढ़िया गवर्नमेंट पॉलिसीज का ब्यूटी क्या है कि भाई पॉपुलेशन तो है हमारे पास और यंग पॉपुलेशन है विच इज कंज्यूमर एंड लेबर बोथ, लेकिन राइट। पॉपुलेशन, केवल पॉपुलेशन इज नॉट इनफ, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। सो आई थिंक इससे क्या होगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग और ये सब जो चीजें अब
अभी अभी जो अटेंशन में आ रही हैं, वो मुझे लग रहा है सक्सेसफुल होगा इंडिया में। राइट सर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी मेरी यहाँ पे बातचीत हुई है फाइनेंशियल सेक्टर को लेके, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हम्म, को लेके। तो क्या अब वो गेन्स ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं या अभी और फ्यूचर दिख रहा है हमें? नहीं नहीं नहीं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ओके। स्टार्ट भी नहीं ओके। हुआ है। आई डोंट मीन टू एग्जैजरेट एट ऑल, बट मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया कि अमेरिका में जब आईपीओ आता है तो स्पेस पे जाने वाली कंपनी का आईपीओ आएगा शायद, लेकिन इंडिया में जब आईपीओ आता है तो अभी भी एक कोई फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, उसका आईपीओ आ रहा है। तो हमारा इकोनॉमी जो है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो अभी मार्केट कैप में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुई है। द जर्नी हैज स्टार्टेड। राइट। राइट, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी अब ऑर्गेनाइज धीरे धीरे हो रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। राइट। आईटी स्टॉक्स की बात करते हैं, आईटी स्टॉक्स में स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे मिड कैप आईटी स्टॉक्स की। हम्म। तो उनको बहुत ज़्यादा जो है पनिशमेंट मिली है अभी, आसपास ही हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है उन स्टॉक्स की। तो क्या उनकी अर्निंग्स की वजह से पिटाई हुई है या इन जनरल ही जो सेंटीमेंट्स थे उसकी वजह से उस स्टॉक के प्राइस में चेंज आया है? कुछ ऐसा आइडिया अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो। सिर्फ दो तीन कारण है कि 2022 में इनकी बहुत पिटाई हुई, लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो इनके कैश फ्लोज या इनके अर्निंग्स में इतनी क्षति नहीं पहुंची है, जितना केवल सेंटीमेंट को लेकर के हानि हुई है। तो सेंटीमेंट को लेकर के दो तीन चीजें होती है। देखिए, एक चीज ये होती है कि भाई अगर मार्केट में एक रोटेशन है जहाँ पे कमोडिटीज, एनर्जी, यूटिलिटीज, जब से वो यूक्रेन वॉर हुआ तो कमोडिटी, मेटल, एनर्जी, यूटिलिटी, उसकी वजह से पीएसयू, ये सब चला। तो ऑब्वियस है कि जहाँ पे बहुत पैसा बना है, अगर सेक्टर रोटेशन होगा तो जो पोर्टफोलियो में भारी है वो बिकेगा और कुछ और खरीदा जाएगा। तो एक तो वो रिलेटिव, जब सेक्टर रोटेशन होती है तो कुछ चीजों में बिकवाली होती है, गिरावट होती है, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें 2022 में, टेक्निकल रीजन है कि भारी एफआई सेलिंग हुई $22 बिलियन की। तो नीरज जी, आपने देखा होगा डेटा के 22 बिलियन में से $19 बिलियन की सेलिंग फाइनेंशियल्स और आईटी में हुई। वो क्यों? क्योंकि एफआईज फाइनेंशियल्स और आईटी में ओवरवेट होते हैं आमतौर पे, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ये प्रोफेशनली मैनेज्ड हैं, दे आर नोन फॉर हाई गवर्नेंस, और इनका फ्री फ्लोट सबसे ज्यादा होता है और प्रमोटर कॉन्सेंट्रेशन इसमें सबसे कम होता है। तो ये टेक्निकल रीजंस हैं। लेकिन मैं अगर आपको इसके मुकाबले में फंडामेंटल रीजंस बोलूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, यूएस में मंदी आएगी तो पक्का आईटी की पिटाई होगी। लेकिन आप इनके मैनेजमेंट से बात करें, खासकर आपने मिड कैप आईटी की बात की, तो जैसे मैंने इंटरव्यूज सुने हैं, परसिस्टेंट की मैनेजमेंट है, एम्फेसिस की मैनेजमेंट है, इन मैनेजमेंट्स के अगर आप इंटरव्यूज सुने तो इनके कोई भी इंडिकेशन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या स्लो डाउन ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल से ज्यादा इम्पैक्ट सेंटिमेंट और मार्केट रोटेशन और जो टेक्निकल रीजंस मैंने आपका बताया कि भाई अगर इतनी सारी एफआई सेलिंग होगी तो जो है वही बिकेगा। राइट, मतलब सेंटिमेंट्स वाली ज़्यादा बात है और फंडामेंटल रीजन वाली कम बात है ऑल इन ऑल। कम बात। राइट। एक काफ़ी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास और मैं चाहूँगा कि इस पे आप हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करें। एचडीएफसी ने एक काफ़ी अच्छा एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो है फंड लॉन्च हम्म। किया है। यानी कि अब रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मौका मिल रहा है कि वो प्राइवेट इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकें, वो स्टार्टअप्स में पार्टिसिपेट कर सकें, and वो भी एक म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक फंड के थ्रू जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें, एंड विद अ ब्रांड नेम ऑफ एचडीएफसी। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को क्या इस फंड की तरफ जाना चाहिए या बहुत रिस्की है? कितना एक्सपोजर लगभग उनको लेना चाहिए? किस प्रोफाइल के लोगों को उसमें जाना चाहिए, मैं जानना चाहूंगा। तो नीरज जी, डेफिनेटली जहाँ तक मेरी समझ है, ये मेरे ख्याल में पीई फंड ऑफ फंड्स जिसको बता रहे हैं, तो इसको ये आई थिंक एआईएफ प्लेटफॉर्म पे ही लॉन्च होगा। तो इसकी मिनिमम टिकट साइज वगैरह हमको चेक करनी चाहिए। लेकिन अगर रिटेल एप्लीकेशंस ले रहे हैं तो आई थिंक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या है कि जो मैंने थोड़े समय पहले यूएस का आपको एग्जांपल दिया, तो वहां पे क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों का इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लेकिन ज्यादा पैसा लोगों का प्राइवेट इक्विटी, क्रॉस ओवर फंड्स, ये सब में लगा है। तो हकीकत ये भी है कि जैसे जैसे प्राइवेट इक्विटी का चलन बढ़ता है, देखिए पहले क्या होता था इंडिया में कि 100 200 500 करोड़ की कंपनी भी आईपीओ में आ जाती थी, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी और ये एआईएफ ये सब कल्चर था ही नहीं। तो कोई एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है, इसके पास चारा क्या है, या तो बैंक से लेंगे, रिश्तेदारों से पैसा लेंगे, या तो सीधे आईपीओ कर देंगे। तो पहले ऐसा होता था कि जब इंस्टीट्यूशंस, एआईएफ, प्राइवेट इक्विटी ये सब चीजें नहीं थी, तो कैपिटल रेज करने के लिए बहुत ही प्रीमेच्योर लेवल पे लोगों को आईपीओ करना पड़ता था।
लेकिन अब क्या हो गया है कि आईपीओ जो आ रहे हैं वो बहुत लेट स्टेज पे आ रहे हैं, मतलब कंपनी 20 25 30 हजार 50 हजार करोड़ मार्केट कैप हो गया, 200 500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आईपीओ में आ रही है। तो बोलने वाली बात क्या है कि काफी सारा रिटर्न जो पब्लिक मार्केट में बन सकता था, वो काफी सारा रिटर्न प्री आईपीओ स्टेज पे या प्राइवेट इक्विटी स्टेज पे ही रियलाइज या क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो डेफिनेटली पी में इन्वेस्ट करना या वैल्यूएशन कैप्चर करना आईपीओ के पहले का जो जर्नी है, उसके लिए ये सब में इन्वेस्ट करना बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है, और इसमें मौका मिलने पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट। आई थिंक आपने बहुत बहुत रेलेवेंट बात बोली है। आई होप हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को समझे कि पहले आपने बहुत अच्छे से इसको बताया सर कि पहले जो है एक कंपनी बिल्कुल नई नई होती थी तो वो आईपीओ में आ जाती थी और उसका हमें बहुत फायदा मिलता था, उसके जो प्राइस बढ़ते थे, जो वैल्यूएशन बढ़ती थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि कंपनी काफ़ी लेट हिमांशु, आती है, आई तब कैन तक वो हियर यू। सारा बेनिफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। सर दो तीन क्वेश्चंस और है मेरे पास आपके लिए। एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल हम म्यूचुअल फंड्स के बिल्कुल। पी को देखें तो वो काफ़ी हायर साइड पे हमें दिख रहे हैं, राइट? और जब हाई साइड पे पी दिखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाई वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा। तो आज भी म्यूचुअल फंड्स क्या ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज पे ज़्यादा बेट्स ले रहे हैं या ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं रादर देन वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली कंपनीज पे? तो नीरज जी, एक्चुअली हम लोग, पहले मैं एक क्लैरिफाई कर दूंगा, जैसे हम लोग ज्यादातर, जैसे पीई से आप जिक्र कर रहे हैं तो प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस लोग देखते हैं, या प्राइस टू बुक देखते हैं जहाँ से वैल्यू का जिक्र आता है। लेकिन हम लोग का ऐसा मानना है, जैसे हम लोग जो है वो हमेशा प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देखते हैं, और फ्री कैश फ्लो भी कैसा कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद, इसको आप बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू टेक्निकल लैंग्वेज में। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग ये ग्रोथ वैल्यू पी मल्टीपल प्राइस टू बुक से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो करके ये देखते हैं, क्योंकि जैसे फाइनेंस की काफी स्टूडेंट्स भी सुनते हैं हमको, तो फाइनेंस की किताबों में क्या लिखा है कि बिजनेस की वैल्यू जो है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो। वो ये नहीं बोलते कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ईपीएस या एनीथिंग। तो पहले तो हम फ्री कैश फ्लो देखते हैं। तो अगर आप फ्री कैश फ्लो नजरिए से देखें, तो हमारे जैसे पोर्टफोलियोज में एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग इंडेक्स के मुकाबले फ्री कैश फ्लो बेसिस पे कम से कम 15 से 20% डिस्काउंट पे चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इंडेक्स के मुकाबले हमारा पोर्टफोलियो नहीं देखें, और पिछले 1 1.5 साल में मैंने आपको बताया कि निफ्टी कंटिन्यूसली 18,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो अक्टूबर 2021 में जो प्राइस टू फ्री कैश फ्लो मल्टीपल हमारे पोर्टफोलियो का था, उसके मुकाबले में आज हम 33% डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो इंडेक्स के मुकाबले 15% डिस्काउंट, और हमारे खुद की हिस्ट्री के मुकाबले में फ्रॉम द हाई पॉइंट टिल टुडे 33% डिस्काउंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ वैल्यू ये सब तो क्या है कि मार्केट में साइकिल चलते रहता है। एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेक्टर कैसे रोटेट होंगे, कब ग्रोथ चलेगा, कब वैल्यू चलेगा, ये फोरकास्ट करना मुश्किल है। तो हम लोग पोर्टफोलियो बैलेंस रखते हैं, और दूसरी बात हम लोग प्राइस टू फ्री कैश फ्लो देखते हैं। और इस मेट्रिक पे अगर हम देखें तो काफी टाइम करेक्शन हुआ है, और आई थिंक अभी हम एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गए हैं। राइट। मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आपने इसी में आंसर कर दिया। मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में पूछने वाला था, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंड आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली आपने दोनों बार उसको एड्रेस किया कि स्टॉक सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन, राइट? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। राइट। थैंक यू वेरी मच आशीष सर, बहुत एंजॉय किया। मैं स्पेसिफिकली आपके साथ जब भी बैठता हूँ तो आप बहुत सरलता से जो ज्ञान देते हैं ना, वो सबसे अच्छी बात है, और उससे मुझे लगता है कि मुझे भी और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू नीरज जी, इट्स माय प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू। आई होप गाइज आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया। तो अब समय है आप लोगों के लिए समरी बनाने का, तो जल्दी से नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए क्या है इस एपिसोड की समरी। सबसे पहली बात जो आज हमने सीखी वो ये कि 2023 में हमारे पास जो ये समय रहा है ये थोड़ा सा साइडवेज रहा है अभी तक मार्केट के लिए, लेकिन अभी घबराने की बात नहीं है। अर्निंग्स जो है वो बढ़ रही हैं और इसलिए मार्केट जो है हमें थोड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। दूसरी खास बात हमने ये सीखी कि सेक्टर रोटेशन आम आदमी की क्या, एक्सपर्ट्स के बस की भी बात नहीं है कि सेक्टर रोटेशन के थ्रू वो जो है पैसा कमा पाएं। सेक्टर्स में कब रोटेशन आएगी, कितनी रोटेशन आएगी, कितना अपवर्ड कितना डाउनवर्ड होगा, ये कोई नहीं बता सकता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाइड रखें। जब बात की गई मार्केट्स के कोरिलेशन की पूरी बाकी दुनिया से, तो हमें पता चला कि शॉर्ट रन में जो है हो सकता है थोड़ा सा कोरिलेशन दिखे, लेकिन लॉन्ग रन में ये कोरिलेशन जो है तोड़ा जा सकता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं इस एपिसोड में
जानने को मिली कि एफआईआईज जो है इंडियन इक्विटी मार्केट में अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रही है पिछले 30 साल से। हाँ, 2022 में कुछ रिवर्सल हुआ है, लेकिन ये टेम्परेरी लग रहा है और आने वाले समय में भी एफआईआईज जो है इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड लग रही हैं। एक खास बात जो हमने ये जानी, अगर हम अपने आप को यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यूएस में फंड मैनेजर्स को दिक्कत हो रही है लिस्टेड स्पेस में कंपनीज ढूंढने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इंडिया में अभी ऐसा नहीं है और इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को लिस्ट होना है और काफ़ी ज़्यादा मौका रहेगा इन्वेस्टर्स के पास इन लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो करने का। बात करें आईटी सेक्टर की और स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी कंपनीज की, तो वहां पे हमने ये देखा कि इन कंपनीज के स्टॉक की जो पिटाई हुई है वो सेंटीमेंट्स के चलते ज्यादा हुई है रादर देन फंडामेंटल्स के चलते। ये थी सेशन की समरी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन, ये पॉडकास्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कौन से गेस्ट को आप देखना चाहते हैं हमारे इस शो पे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.